उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के गठबंधन की पहली लिस्ट आते ही भाजपा की बांचें खिल गईं। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और जयंत के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 31% मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 19% है। मतलब 19% आबादी वाले समाज को 31% का प्रतिनिधित्व। इसलिए पश्चिमी यूपी की राजनीति में अब आवाजें उठने लगी हैं। अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की ये कौन सी समाजवादी परिभाषा गढ़ रहे हैं, जहां हमेशा की तरह वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को तरजीह दे रहे हैं। जाटलैंड के चुनावी समर में जहां अब तक मुकाबला कांटे का समझा जा रहा था, वहीं अखिलेश और जयंत ने अपनी पहली ही लिस्ट में मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरी तस्वीर दिखा दी। इसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इस लिस्ट के बाद जमीनी हालात तेजी से बदलेंगे। उसमें चुनावी विश्लेषकों और जमीनी नेताओं का मानना है कि हवा भाजपा के साथ हो चुकी है और हिंदू वोटर्स के वोटों का बीजेपी की तरफ झुकाव हो जाने के लिए आम जनता की नजर में अखिलेश और जयंत की पहली लिस्ट ही काफी है। पहली लिस्ट के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, जबकि 10 सीटें सपा के हिस्से में आई हैं। इनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं, वहीं सिर्फ केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। मुस्लिम उम्मीदवारों में कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका नाम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी खूब उछला था और उसके बाद जाट वोटर्स एक तरफा बीजेपी की झोली में गया। लेकिन किसान आंदोलन के वक्त से भीम और मीम को साथ लाने की कोशिशें कर रहे जयंत चौधरी को जाटों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव खेला गया और जाट नेताओं की उपेक्षा की गई तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन शायद अखिलेश और जयंत चौधरी को तुष्टीकरण की राजनीति में ज्यादा मजा आ रहा है और जाटों के गुस्से से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए सपा ने 10 में से 6 तो जयंत ने 19 में से 4 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दे दी। वहीं भाजपा ने अपनी पहली 107 प्रत्याशियों की लिस्ट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए टिकट्स दिए और मुस्लिम तुष्टीकरण की ओछी राजनीति को धता बता दिया। सपा ने कैराना और मेरठ से मौजूदा विधायकों नाहिद हसन और रफीक अंसारी को फिर से कैंडिडेट बनाया है। नाहिद पर तो गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे भी चल रहे हैं। वहीं किठौर से सपा ने एक बार फिर से शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। शाहिद 3 बार इस सीट से सपा के विधायक रह चुके हैं। वहीं धौलाना से बसपा से आए असलम चौधरी को टिकट दिया गया। कोल से सलमान सईद और अलीगढ़ से जफर आलम सपा प्रत्याशी होंगे। सपा का भरोसा साफ तौर पर मुसलमानों में कहीं अधिक है। इसके बाद जाट और दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी ने बागपत से अजीत सिंह के करीबी रहे कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को टिकट दिया है, जबकि बुलंदशहर से बाहुबली हाजी यूनुस को टिकट मिला। जबकि बुलंदशहर जिले की सियाना सीट से दिल नवाज खान को रालोद ने अपना उम्मीदवार बनाया। बहरहाल पश्चिमी यूपी में अब फर्क साफ हो गया है कि कौन साफ सुथरी राजनीति करना चाहता है और कौन सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की। The report, News of India। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तभी से उनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा सभी को है। अगर वे बड़े नेता होते तो कम से कम अपने बेटे को चुनाव जितवा पाते। लेकिन मौर्य सियासी लफ्फाजी इस तरह से कर रहे हैं मानो ओबीसी समाज का ठेका उनके पास ही हो। हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर मौर्य ने मंच से ही सवर्णों को तो भला बुरा कहते हुए खूब कोसा ही, साथ ही मायावती पर भी निशाना साध लिया। मायावती पर निशाना साधते हुए कह डाला कि मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। मायावती इसकी जिंदा मिसाल हैं। जब तक मैं साथ था वो बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, लेकिन उनको घमंड हो गया था। अब मायावती ने मौर्य की इस ऊंची बयानबाजी पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें जमकर धोया। मायावती ने मौर्य को जवाब देते हुए कहा कि वह मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, वह तो पहले से ही बहुत सी पार्टियों में रहा, लेकिन वह जब बीएसपी में आया तभी पहली बार विधायक बना और उसकी किस्मत खुल गई और भाजपा वाले इसे ढोकर चलते रहे।
और समझते रहे कि हमें सर्व समाज को लेकर चलना है। आप लोगों को मालूम है कि उसकी भाषा किस तरह की है। मायावती के इस जवाब के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि दलित समाज को मौर्य का बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा और वो इसे निजी तौर पर दलितों का अपमान समझेगा। मायावती ने भी अपने जवाब में ठीक यही जताने की कोशिश की है कि मौर्य का बयान पूरे दलित समाज के खिलाफ है। मायावती ने यहां तक कहा कि हमें अंबेडकरवाद को समझना होगा। वो किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जातिवाद के खिलाफ थे। वो समता मूलक समाज की बात करते थे। वैसे ही उच्च जातियों को लेकर भी चलना होगा, तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। मायावती के इस सधे हुए और सटीक बयान ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें समाज के पिछड़े वर्ग का नेता कहा जाता है। मायावती कभी विक्टिम कार्ड की राजनीति नहीं करती और अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच कैसे सेतु बने, इसकी भी बात करती हैं। वहीं अब चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए इस बयान पर उन दलित वोटर्स को नाराज कर सकते हैं जो क्षेत्र विशेष में बसपा के कमजोर होने की हालत में दूसरी पार्टी को मतदान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में गिनी जाती हैं। कमजोर होने के बावजूद बीएसपी का वोट प्रतिशत 50% के आसपास बना हुआ है। उनसे दूरी बनाने वाले दलित मतदाता भी समुदाय के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों का सम्मान करते हैं। ऐसे में वो मतदाता बिल्कुल भी ये बात नहीं मानेंगे मायावती बार बार मुख्यमंत्री मौर्य की वजह से बन पाई। इसके उलट सच्चाई तो ये है कि जब मौर्य का सियासत में कहीं नामो निशान तक नहीं था, तब मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम बन चुकी थीं। बहरहाल मौर्य के उल्टे सीधे बयानों ने सवर्णों को तो एकजुट किया ही है, साथ ही अब दलितों को भी अखिलेश के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं ओबीसी तो पहले से ही भाजपा के साथ है, क्योंकि देश में मोदी से बड़ा ओबीसी नेता निर्विवाद रूप से कोई नहीं है। इस वजह से अवसरवादी नेताओं के पार्टी छोड़ने से जिन्हें लग रहा था कि बीजेपी का जातीय अंकगणित थोड़ा कमजोर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी मुकाबले में आ जाएगी, उन्हें भी अब समझ आ रहा होगा कि मौर्य ने जब खुद ही सिर्फ सपा का जातीय अंकगणित ही नहीं बल्कि पूरा चुनावी गणित ही कमजोर कर दिया और दलितों को पिछड़े के नाम पर अराजक तत्वों के मुकाबले बीजेपी की राजनीति कहीं अधिक बेहतर और सकारात्मक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी में शामिल होते ही कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम वरुण ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने अखिलेश यादव को ललकारा और स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप नेताओं को जमकर फटकारा। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे मंत्रियों सहित कुछ विधायकों के समाजवादी पार्टी में आने के बाद खूब उछल रहे अखिलेश यादव को भाजपा ने एक ऐसा झटका दिया है कि शायद अब वो उबर नहीं पाएंगे। कानपुर के पूर्व कमिश्नर आईपीएस असीम वरुण वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो वहीं मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भी भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। असीम वरुण दलित हैं और दलितों के हर मुद्दे को बेहतर तरीके से समझते हैं। भाजपा में आते ही उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें दलित विरोधी बता दिया और इसके सबूत भी सबके सामने रख दिए। असीम ने आरोप लगाया कि वो दलित थे, इसलिए अखिलेश ने उन्हें सीआरपीएफ का पहला दलित डीजी बनने से रोक दिया और अब दलित समाज ही अखिलेश को उनकी औकात दिखाएगा। वहीं भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले मौर्य जैसे नेताओं पर भी असीम ने कहा कि इन सभी को उनकी औकात जल्द पता चल जाएगी। वास्तव में ये बहुत बड़ा आरोप है और अधिकतर चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि दलित समाज में अखिलेश को लेकर नाराजगी अब और बढ़ेगी। एक तो पहले से ही अखिलेश के नेता लगातार दलित नेताओं पर ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता गुंडाई कर दलितों पिछड़ों को डरा रहे हैं। ऐसे में अब ये बयान कोढ़ में खाज की तरह अखिलेश यादव को चुभेगा। दलित समाज में लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर रोष बढ़ रहा है। वहीं असीम वरुण ने यह भी कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से दी जाती हैं, उसे दलित तक पहुंचाने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रदेश में दलितों की बड़ी संख्या है, सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। असीम ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें देर से अकल आई है। चंद्रशेखर ने भी हाल में अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए असीम ने कहा कि उनके पुलिस में रहते कभी किसी को छोड़ने ढिलाई देने के लिए भाजपा कार्यालय या किसी नेता मंत्री का फोन नहीं आया।
हमेशा कानून के मुताबिक काम हुआ और कभी भी सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया। भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है कि मैंने भाजपा को नहीं बल्कि पार्टी ने मुझे चुना है। माना जा रहा है कि भाजपा असीम वरुण को कन्नौज या उन्नाव से चुनाव लड़ा सकती है। कानपुर में पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात रहे आईपीएस अधिकारी असीम वरुण ने 8 जनवरी को नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का ऐलान कर दिया था। असीम अरुण के पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण भी उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बलबीर सिंह राजेवाल की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा को चुनाव आयोग से हरी झंडी मिल गई, तो केजरीवाल एंड कंपनी को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आने लगी। बलबीर सिंह राजेवाल से फूके बैठे केजरीवाल और उनके लिए चेले चपाटो सबकी नजरों में किसानों पर यह पार्टी बुरी तरह से खटक रही है। वजह का खुलासा खुद केजरीवाल ही कर चुके हैं कि किसानों के चुनाव मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा नुकसान उनकी पार्टी को ही होगा। नुकसान ज्यादा ना हो इसके लिए आम आदमी पार्टी ने आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। असल में संयुक्त समाज मोर्चा के साथ गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने किसान संघों की इस नई पार्टी पर अपनी बंदूकें ताननी शुरू कर दी। आपने उस पर यह आरोप लगाया कि वह बीजेपी के साथ मिल रही है और उसके उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पिछले हफ्ते पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह गठबंधन के लिए एसएसएम अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हुई क्योंकि वे ज्यादा टिकट की मांग कर रहे थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि एसएसएम के अकेले जाने के फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग पर मोर्चा की मदद के लिए पंजीकरण में रियायत देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि यह आम आदमी पार्टी को दूर रखने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। राघव चड्ढा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका मतलब एसएसएम से था, जिसने चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले चुनाव आयोग में पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की थी। राघव चड्ढा के दावों के बाद चुनाव आयोग ने कहते हुए एक स्पष्टीकरण दिया, 2019, 2020 और 2021 में पहले के चुनाव में इसी तरह के प्रावधान किए थे। चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि कोरोना प्रतिबंधों के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए पंजीकरण के नोटिस पीरियड की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। एसएसएम नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी हताशा दिखा रही है क्योंकि वह पंजाब में जमीन खो रही है। राजेवाल के सहयोगियों ने बताया कि चुनाव आयोग एसएसएम के लिए अपवाद नहीं बना रहा था। पार्टी नेता मनजीत सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने चौथी बार ऐसा किया है। इसने 2019 के आम चुनाव, 2020 के बिहार चुनाव और मार्च 2021 के राज्य चुनावों से पहले ऐसा किया। आम आदमी पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है और वो मनगढ़ंत आरोप लगाकर झूठा बचाव करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल और एसएसएम के बीच संबंधों का इतनी जल्दी खत्म होना आश्चर्यजनक है। किसान आंदोलन के समय केजरीवाल ने विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया था और यूनियन भी उसकी ओर झुकाव में दिख रहे थे। विधायक मीत हेयर ने एसएसएम पर दरार का आरोप लगाते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एसएसएम को हरी झंडी मिलने से ऐसे प्रस्तावों की व्याख्या इस तथ्य से ही की जा सकती है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। हेयर का कहना है कि यह उन कई तरीकों में से एक है जिससे बीजेपी केजरीवाल को पंजाब में अगली सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है। वो कई गुप्त गठबंधन बना रही है और चुनाव में खड़े होने के लिए अपने गठबंधन के नेताओं और पार्टियों को फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए लड़ाई पंजाब से बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चरणजीत सिंह चन्नी के एक भाई बीजेपी में शामिल हो गए और दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। असल में चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने भाई की अच्छी भली नौकरी छुड़वा दी। सोचा यह था कि एक सीएम के भाई के टिकट को कौन रोक सकता है, लेकिन चन्नी के साथ खेला हो गया। भाई की नौकरी भी गई और टिकट भी नहीं मिला। सीएम चन्नी अपने भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते थे। मनोहर सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस भी लिया था। इतना ही नहीं, जिस बलबीर सिंह लाडी को कांग्रेस बीजेपी से दोबारा पार्टी में लेकर आई, उनके साथ भी खेला हो गया। उनकी सीट से किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया। अब बलबीर सिंह लाडी न बीजेपी के रहे और न ही कांग्रेस के। कांग्रेस की पहले लिस्ट आने के बाद मोगा के विधायक हरजोत कमल ने तो बिना वक्त गंवाए बीजेपी की सदस्यता ले ली।
लेकिन मनसा मलोट और बस्सी पठाना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं में असंतोष है और वे अपना अलग कदम कभी भी उठा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चन्नी के भाई मनोहर सिंह को टिकट नहीं दिए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने मनोहर सिंह की जगह पार्टी के मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनोहर सिंह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव मैदान में होंगे, जबकि अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाली मालविका सूद मोगा से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। मालविका सूद एक्टर सोनू सूद की बहन है, लेकिन दूसरी और अंतिम लिस्ट आने के बाद हंगामा बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि इसी लिस्ट में काफी उलझन है। पंजाब में एक चरण में वोटिंग होगी। राज्य के सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। पंजाब में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होगा। 28 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने जब अपना खेल खेल लिया तो अब भाजपा पलटवार पर पलटवार कर उनकी हालत खस्ता करने में लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़बोले और अपनी हैसियत से ज्यादा बातें बनाने वाले के चक्कर में फंसकर अखिलेश अपना ही कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं। अब भाजपा अखिलेश को एक और बड़ा झटका देने जा रही है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। अपनी पहली लिस्ट में ओबीसी नेताओं को बम्पर टिकट दे चुकी बीजेपी अब अपर्णा यादव को अपने पाले मिलाकर साफ संदेश दे रही है कि ओबीसी और पिछड़ों की असली रहनुमा वही है। मुलायम परिवार की इस फूट पर समाजवादी पार्टी का बिखरना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल अपर्णा मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की पहली शादी से हुए बेटे की पत्नी है। प्रतीक यादव को मुलायम सिंह ने अपनाया और अपना नाम दिया है, लेकिन अखिलेश यादव से प्रतीक और उनके परिवार को कभी वाजिब सम्मान नहीं मिला। आपको बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट क्षेत्र में सक्रिय रहीं और उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लखनऊ कैंट क्षेत्र से सपा की ही एक युवा नेता सौम्या भट्ट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सौम्या लखनऊ में एक शिक्षण संस्थान चलाती हैं और उनकी पहचान भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की है। सौम्या ने हाल ही में कहा था कि वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और बीते 8 महीनों से यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, सौम्या को डिंपल यादव और अखिलेश यादव का बेहद करीबी भी माना जाता है। वो खुद कहती हैं कि वो अपने काम के जरिए डिंपल जी के बहुत करीब हैं। इसीलिए अखिलेश सौम्या का टिकट काटकर अपर्णा को टिकट दे, इसकी संभावना लगभग नगण्य है। ऊपर से प्रतीक यादव के साथ अखिलेश के रिश्ते भी सामान्य नहीं है। जब तक मुलायम सिंह यादव सक्रिय थे, चीजें संभली हुई थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है और इस बदली हुई सूरत में बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपर्णा को टिकट देकर भाजपा में आने के लिए राजी कर लिया है। हालांकि भाजपा उन्हें कहां से टिकट देगी, इस पर जरूर पार्टी के शीर्ष नेता चिंतन मनन कर रहे होंगे, क्योंकि इसी सीट के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। और रीता बहुगुणा जोशी खुद भी इस सीट से जीतती रही हैं, लेकिन बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्होंने 2017 में यहां से 64,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था और अपर्णा यादव को ही हराया था। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ दी और फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी यहां से टिकट के मजबूत दावेदारों में से एक है। वैसे यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई मौकों पर मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव योगी और मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। यहां तक कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था और आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह बनने पर उनके साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। अपर्णा योगी के साथ गौशाला में गायों की सेवा करते भी देखी जा चुकी हैं।
हाल ही में अपर्णा ने योगी को संत महात्मा बताते हुए उनका सम्मान करने की बात कही थी। बहरहाल यूपी में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और चुनावी जंग को रोचक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।